हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत कुमार फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी मंथ की बिहार स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जनवरी से लेकर नवंबर 2021 की बिहार स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर को डिस्कस किया जा रहा है। और इसी दौरान हमारे द्वारा प्रीवियस वीडियो में जनवरी 2021 की करेंट अफेयर को डिस्कस किया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने जनवरी 2021 की बिहार स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी मंथ की बिहार से संबंधित करेंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, फरवरी मंथ का जो सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बिहार के अंतर्गत रहा है वो यह है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के लिए बजट को पेश किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत 2,18,302 करोड़ रुपये की बजट को पेश किया है। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष के लिए 2,18,302.70 करोड़ रुपए का बिहार का पहला राजस्व अधिशेष राज्य बजट पेश किया है, जो कि अगर प्रीवियस अनुमान से देखा जाए तो प्रीवियस अनुमानों की तुलना में लगभग 6500 करोड़ रुपए अधिक है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बजट पेश किया गया है उस बजट का आकार कितना है, किनके द्वारा बजट पेश किया गया है, यानी कि वर्तमान समय में बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं। राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान 22,510 करोड़ रुपये है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3% की सीमा के अंदर रखने का प्रस्ताव रखा गया है और उसी के तहत जो राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष में रखा गया है उसके तहत 2.97% राजकोषीय घाटा है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर केंद्र में आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 तक राजकोषीय घाटा को 3% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बिहार में ऑलरेडी हमारा राजकोषीय घाटा 3% की सीमा से अंदर है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है उसके बाद राजस्व अधिशेष वाला बजट बिहार बना हुआ है। और इस बार का जो हमारा बजट है 2,18,302 करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में कोई भी नए कर यहाँ पर नहीं लगाया गया है, ठीक है। और बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र और उद्यमिता के विकास पर, डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। अगर बिहार राज्य के बारे में संक्षेप जानकारी रखा जाए तो बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है वह राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पशु बैल, या 2013 से अगर पहले देखा जाए तो राजकीय पशु बिहार का रीछ था। राजकीय पुष्प जो है, राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। ये टाइपिंग में मिसप्रिंट है, आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा। राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, राजकीय पशु जो है वह बैल, 2013 से पहले रीछ, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फल आम, और राज्य का पेड़ जो है वह राजकीय पेड़ पीपल का पेड़, ठीक है। ये बिहार के संबंध में मेन जानकारी थी। अब आगे बिहार के बजट को विस्तृत रूप से देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार के बारे में और करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। 17वां इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, यानी कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, उसमें भागीदार राज्य के रूप में बिहार ने भाग लिया है। अगर इसके आयोजन को देखा जाए कि किनके द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया था, तो इस फेयर का आयोजन, मेले का आयोजन उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के सहयोग से किया गया था। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। अगर भागीदार देश की चर्चा किया जाए तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले भागीदार देश इसमें बांग्लादेश था, वहीं इसमें भागीदार राज्य के रूप में बिहार ने भाग लिया है। तो आप देखेंगे कि ये 17वां फेयर था, आप लोग इसे याद रखिए। बिहार भागीदार राज्य के रूप में भाग लिया है, बांग्लादेश ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया है, और यह 17वां फेयर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था।
अगला करंट अफेयर है, न्यायमूर्ति एम रमन का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब प्रश्न है कि आखिर ये न्यायमूर्ति एम रमन कौन हैं और इनका बिहार से क्या संबंध है। तो देखिए, न्यायमूर्ति एम रमन बिहार और झारखंड के राज्यपाल रह चुके जस्टिस मणंगड़े राम जॉयस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका अगर जन्म को देखा जाए तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, हालांकि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो बिहार और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार से न्यायमूर्ति एम रमन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है, बिहार कम कार्बन मार्ग के विकास के लिए यूएनईपी के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि बिहार जो है वह यूएनईपी के साथ इसने समझौता किया है कार्बन ट्रेड को लेकर और ऐसा कार्बन उत्सर्जन को लेकर, और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2040 तक बिहार में जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास के लिए एक रोड मैप विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कितने वर्ष की अवधि तक के लिए? तो वर्ष 2040 तक के लिए। इस समझौते पर बीएसपीसीबी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, बिहार स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव अतुल बगई और यूएनईपी इंडिया के प्रमुख एस चंद्रशेखर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वर्ष 2040 ईस्वी तक बिहार में जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास के लिए एक रोड मैप डेवलप करने पर सहमति दर्शाई गई है। इस समझौते ज्ञापन के अनुसार बिहार को यूएनईपी से निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में बिहार को सहायता प्राप्त होगी, जिनमें पहला कार्य है जलवायु प्रभाव भेद्यता आकलन विकसित करने के लिए। जलवायु संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए बिहार की क्षमता में वृद्धि करने में यूएनईपी बिहार की मदद करेगा। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस और कार्बन पदचिह्न विश्लेषण तैयार करने में भी बिहार की मदद करेगा। और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाओं को संरेखित करने में बिहार की मदद करेगा यूएनईपी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएनईपी के साथ कार्बन उत्सर्जन के लिए समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। कब तक के लिए? वर्ष 2040 तक के लिए समझौता किया है। और समझौते में हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है? तो आप अतुल बगई और एस चंद्रशेखर यूएनईपी के जो इंडिया के प्रमुख हैं वर्तमान समय में, इन्होंने हस्ताक्षर किया है इस मेमोरेंडम पर, इस समझौते पर। तो यह यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब अगला पॉइंट जिसे हमने प्रारंभ में भी संक्षेप में हमने डिस्कस किया है, अब आते हैं बिहार बजट पर। तो देखिए, सबसे पहले बजट को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान की मैं यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। अगर केंद्र की आप बजट की बात करेंगे, देखिए 112 भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 जो है वह केंद्र सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए बात करता है। बजट शब्द का प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन बजट शब्द के बदले में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्र के लिए बजट आर्टिकल 112 में और राज्यों के लिए बजट आर्टिकल 102 में इसकी उपबंध की गई है, इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों, सदनों कहने का मतलब है दोनों सदन, सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा। यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 202 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उसके अनुमानित प्राप्ति और व्यय के वितरण से संबंधित वार्षिक
वार्षिक वितरण को संसदन के पटल पर रखेगा और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 में कहा गया है। यानी कि राज्य का बजट का वर्णन आर्टिकल 202 और केंद्र सरकार की बजट का वर्णन आर्टिकल 112 में होगा। अभी हमने ऊपर फैक्ट्स डिस्कस किया कि जो बजट इस बार का पेश किया गया है वह बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और यह स्वाभाविक है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है राज्य के पास संसाधन बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है और उस आबादी को फुलफिलमेंट करने के लिए सरकार को उसी अनुरूप बजट को पेश करना होता है। तो इस वर्ष बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट और बजट की जो राशि है 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6,542 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, यह हमने डिस्कस किया संवैधानिक प्रावधान। अब संक्षेप में यहाँ डिस्कस करते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को। देखिए, बजट में 4 महत्वपूर्ण चीज़ों का उपबंध होता है: राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति एंड पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसके बारे में संक्षेप में आगे देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है। राजस्व प्राप्ति जिसे सरकार कर और गैर कर स्रोतों से प्राप्त करती है वह राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, और राजस्व व्यय का मतलब हो गया ये भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया खर्च है। यानी कि सरकार जो है कर और गैर कर स्रोतों से जो राजस्व को प्राप्त करेगी वह राजस्व प्राप्ति कहलाएगी, और सरकार जो है वह भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के उद्देश्य की फुलफिलमेंट करने के लिए जो भी खर्च करेगी वह आपका राजस्व व्यय होगा। यानी कि सरकार के द्वारा कर और गैर कर राजस्व की प्राप्ति राजस्व प्राप्ति और सरकार के द्वारा जो खर्च किए जाएंगे वह राजस्व कहलाएगा। ठीक है, यह हो गया संक्षेप में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। इसमें देखा जाए तो राजस्व व्यय के अंतर्गत विदेशी सरकारों और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान भी शामिल है। यानी कि सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार से कर्ज लिए जाएंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक स्तर के किसी भी संस्थाओं से कर लिए जाएंगे, विदेशी सरकारों से इस प्रकार के ऋण लिए जाएंगे, तो इसकी फुलफिलमेंट भी जो होगी, इससे संबंधित जो खर्च किया जाएगा, व्यय किया जाएगा, उसे पुनर्भुगतान किया जाएगा, वह भी राजस्व व्यय में सम्मिलित होगा। तो यह है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। अब प्रश्न है कि पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय क्या है। तो वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती है या सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति को घटाती है वह पूंजीगत प्राप्ति हो गई। पूंजीगत व्यय यह सरकार के द्वारा किया गया खर्च है, किया गया व्यय है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की भौतिकी या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। जैसे भूमि पर कर लगा दिया, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयर पर व्यय इत्यादि जो होंगे वह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगे। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि सम्मिलित हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को हमने डिफिनेशन के रूप में समझा, लेकिन बिहार के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, चूंकि अब बजट से संबंधित फैक्चुअल डेटा है तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया वैसे कर जो किसी व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, जैसे आयकर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति पर की इनकम जो है एक लिमिट से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा अभी इनकम टैक्स देना पड़ता है इनकम पर, तो उनकी इनकम पर डायरेक्ट रूप से उस व्यक्ति पर लगेगा, तो वह हो गया आयकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और जो डायरेक्ट न लगकर आपको इनडायरेक्ट रूप से लगेगा, जैसे कि कोई सर्विस पर आपको टैक्स देनी पड़ती है, माल और सर्विस कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो वहां पर आपको टैक्स देनी पड़ती है, तो आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, वह हो गया अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी, ये सब जो है वह आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब आते हैं राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अब डायरेक्ट बिहार के बजट के बारे में फैक्चुअल डेटा को देखते हैं जो कि बीपीएससी के पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का जो कितना है बिहार का राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए, ऊपर हमने बिहार के बजट का आकार देखा, बिहार के राजकोषीय घाटा को देखा जाए तो 22,510.78 करोड़ रुपए अनुमानित है बिहार का राजकोषीय घाटा। अगर जीएसडीपी के रूप में देखा जाए तो कुल जीएसडीपी का मतलब हो गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो कुल
का 2.97% होगा। यह हमारा राजकोषीय घाटा का आकार है, यानी कि 3% से कम है। वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के आकार में 6,542 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यहाँ पर करोड़ मिस कर गया है प्रिंट में, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 6542 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। अब व्यय, जो भी बिहार का बजट पेश किया गया है उसमें राजस्व व्यय के रूप में 1,77,071.39 करोड़ रुपया राजस्व व्यय के रूप में और 41,231.31 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करने की बात बिहार सरकार के द्वारा की गई है। कुल प्राप्तियों की चर्चा किया जाए तो 2,18,502.70 लाख करोड़ रुपया जो है वह कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। यानी कि बिहार सरकार ऐसा अनुमान लगा रही है कि हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में 2,18,502 करोड़ रुपये हमारे पास मतलब प्राप्तियां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो जाएंगे और इसी के मद्देनज़र इसमें खर्च करने की चर्चा किया गया है। अब लेकिन जो कुल प्राप्तियां होंगी 2,18,502.70 लाख करोड़ रुपए की, उसमें राजस्व प्राप्ति के माध्यम से आपको 1,86,267.29 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। केंद्रीय करों में राजस्व की राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से 32,235.41 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वहीं सरकार के अपने कर राजस्व यानी कि राज्य सरकार जो अपने टैक्स से प्राप्त करेगी वह 35,050 करोड़ रुपए इसे टैक्स से प्राप्त होंगे। यानी कि इन सभी चारों का अगर मिला दिया जाए, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और राज्य के अपने कर के स्रोत, इन सभी को मिला दिया जाए तो बिहार सरकार का जो कुल राजस्व प्राप्ति होंगे, कुल प्राप्ति जो होगी बिहार सरकार के पास 2,18,502.70 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां होंगी। अब राजस्व बचत की चर्चा करते हैं। तो बिहार सरकार के पास राजस्व बचत जो है 9,195.90 करोड़ रुपया राजस्व बचत होने का अनुमान है। तो आप लगभग इसे 9200 करोड़ रुपया राजस्व बचत के रूप में आप रख सकते हैं। तो इसीलिए देखेंगे कि बिहार लगातार 5-6 से देखेंगे 5-6 के बाद से लगातार सरप्लस बजट वाला राज्य, राजस्व अधिशेष वाला राज्य बिहार बना हुआ है। अब देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए गए हैं उनमें कौन कौन सी योजनाओं पर फोकस किया गया है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर फोकस करते हुए बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 को लॉन्च किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 1 में 7 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी 7 योजना को आप एकदम जुबान पे लाइए, एकदम याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत बिहार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़ें, आगे बढ़ें, ये सब जो है 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत बिहार सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। अब 7 निश्चय पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 की फुलफिलमेंट अब हो चुकी है। तो बिहार सरकार के द्वारा अब 7 निश्चय पार्ट 2 यानी कि 7 नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये जो 7 लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत इन 7 निश्चय के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 के फुलफिलमेंट के लिए 4,671 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 के विकास के लिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के योजनाओं की पूर्ति करने के लिए 4,771 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और कौन कौन से 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो बजट के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय किए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत, चिकित्सा स्वास्थ्य के अंतर्गत, इन सभी को देखते हैं। तो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कृषि विकास के लिए 3335.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य में हर खेत तक सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है। यानी कि कृषि पर कुल खर्च किए जाएंगे 3335.47
4-7 करोड़ रुपए और हर खेत तक सिंचाई के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली विभाग के लिए बिहार सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। जल संसाधन विभाग को 4074.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के लिए 1561.72 करोड़ रुपए खर्च के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सहकारिता विभाग के लिए 1534.09 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है यहाँ पर कि बिहार सरकार के द्वारा गंगा नदी के किनारे कुल 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और बिहार सरकार के द्वारा गंगा नदी के किनारे कुल 13 ऑर्गेनिक कॉरिडोर कहने का मतलब हो गया 13 जिलों में एक जैविक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, इसे जैविक कॉरिडोर। तो यह प्रश्न आ सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर के विकास की चर्चा की गई है, जैविक कॉरिडोर के डेवलपमेंट की चर्चा की गई है। तो कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और बिहार सरकार के द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य आते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यानी कि हेल्थ सेक्टर के लिए बिहार सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाल हृदय योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा लक्षित किए गए हैं। साथ ही साथ शिक्षा के डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता विभाग की स्थापना के लिए 102 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सभी ITI कॉलेजों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, बिहार बजट के अंतर्गत राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी स्थापना की जाएगी और स्पोर्ट्स एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अंतर्गत किस स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स अकादमी या खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। तो आपको आंसर लगाना होगा राजगीर। राज्य में उद्यमशीलता की बढ़ावा के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। महिला उच्च शिक्षा के लिए, महिलाओं के हायर एजुकेशन के लिए 600 करोड़ रुपए और उनकी डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट सेक्टर पर। बिहार का इन्वायरमेंट सेक्टर के अंतर्गत बिहार का दूसरा चिड़ियाघर वर्ष 2021 में अररिया में खोला जाएगा। पहला चिड़ियाघर बिहार का कहाँ है? पटना। दूसरा चिड़ियाघर अररिया के अंतर्गत रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर खोला जाएगा। ठीक है। और इस हेतु इस कार्य के लिए 737.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या फिर विनिर्माण क्षेत्र में। कुल बजट आवंटन का 1285.17 करोड़ रुपए जो कि विगत वर्ष से 40.33 करोड़ रुपए अधिक है, औद्योगिक या वित्तीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। यानी कि पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत लगभग 1245 करोड़ रुपए औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिए गए थे, लेकिन इस बार 1245 से 40 करोड़ रुपए अधिक यानी कि कुल 1285 करोड़ रुपए विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं ग्रामीण और शहरी विकास के लिए राज्य के विकास के लिए क्या बजट में आवंटित किए गए हैं। तो ग्रामीण और शहरी विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 16,835.67 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और राज्य भर के शहरों में ठोस कचरे के निपटान के लिए 400 करोड़ रुपए और इसके डेवलपमेंट 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और जिसके तहत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अगर ग्रामीण विकास के लिए देखा जाए तो ग्रामीण कार्य विभाग को 250 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है और पूरे राज्य में बाईपास, फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी के लिए आवास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन रूरल और अर्बन दोनों को मिक्स्ड करके रूरबन मिशन बनाया गया है। जैसे अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए 7767.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नदी फ्रंट परियोजनाओं को पटना, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर, आरा, बक्सर, हाजीपुर इन क्षेत्रों में भी नदी फ्रंट परियोजनाओं को लागू करने की चर्चा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। अब पटना मेट्रो पर क्या आवंटन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है और टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2024 ईस्वी तक
पटना मेट्रो का निर्माण संपूर्ण कर लिया जाए। पटना मेट्रो जिसकी कुल लंबाई 32.497 किलोमीटर होगी, यानी कि आप लगभग 32.5 किलोमीटर को ध्यान में रखें। इसके लिए कुल बजट बिहार सरकार के द्वारा 11,165.96 करोड़ यानी कि लगभग 11,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत देखा जाए तो लोक स्वास्थ्य के लिए पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में 400 करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा रखा गया टारगेट कि खर्च किए जाएंगे और पब्लिक सेक्टर को सुदृढ़ किया जाएगा। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के क्षेत्र में। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के अंतर्गत जो मुख्यतः आएंगे वरिष्ठ लोगों की सहायता, बुजुर्ग लोगों की सहायता और उनके डेवलपमेंट से संबंधित कार्य। तो इसके लिए समाज कल्याण विभाग को 90 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत वरिष्ठ और बुजुर्गों लोगों के कल्याण के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगर कुल आवंटन देखा जाए समाज कल्याण विभाग का तो कुल इसका जो आवंटन है वह 8159.15 करोड़ यानी कि 8159.15 करोड़ रुपए कुल सामाजिक कल्याण विभाग का बजट आवंटित है। इसमें से 90 करोड़ रुपए बुजुर्ग और वरिष्ठ लोगों के कल्याण हेतु खर्च किया जाएगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए 1750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। SC/ST वेलफेयर के लिए 1803 करोड़ रुपए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 562.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि समाज कल्याण विभाग का कुल बजट को यहाँ पर ध्यान में रखिए 8159.15 करोड़। इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1749.44 करोड़, SC/ST के लिए 1803.28 करोड़ और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए 562.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों के डेवलपमेंट के लिए 90 करोड़। अब आते हैं श्रम सेक्टर के अंतर्गत। श्रम सेक्टर जो पार्ट 2 में आप देखेंगे 7 निश्चय पार्ट 2, उसके अंतर्गत भी हमने चर्चा किया जो 7 लक्ष्य थे उसके अंतर्गत। तो इसमें श्रम सेक्टर के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। अब आते हैं संस्कृति मंत्रालय। बिहार सरकार के अंतर्गत जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के तहत अगर देखा जाए तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे पहला है बिहार के गया जिला स्थित बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, महाबोधि कल्चरल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और महाबोधि कल्चरल सेंटर की जो कुल लागत है 145 करोड़ रुपये है। इसके साथ साथ महाबोधि कल्चरल सेंटर के साथ साथ पटना में बुद्ध सम्यक एवं दर्शन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। वहीं पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी स्थापना किया जाएगा। तो 2 चीज़ों यहाँ पर आपको याद रखना है, पटना में बुद्ध दर्शन संग्रहालय और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। इसके अलावा महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में, या चूंकि महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है तो आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं कि बोधगया में महाबोधि कल्चरल सेंटर की स्थापना की बात की गई है। अब आते हैं पंचायती राज मंत्रालय, जो कि पंचायती राज किसी भी राज्य के अंतर्गत जो ग्रामीण सुशासन की रीढ़ है वह पंचायती राज। अगर पंचायती राज के बारे में बिहार सरकार के खर्च आवंटन को देखा जाए तो पंचायती राज विभाग के लिए 9,544.93 करोड़ रुपए, लगभग 9,545 करोड़ रुपए पंचायती राज के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। इन पंचायती राज सेक्टर के अंतर्गत पूरे राज्य भर में पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ लोहिया स्वच्छता योजना जो है, जिसके लोहिया स्वच्छता योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है, तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार राज्य का बजट आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बजट से संबंधित, उसे भी हम लोग संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है बिहार बजट के अंतर्गत कि बिहार बजट का जो 2020-21 का बिहार राज्य का जो बजट है वित्तीय वर्ष, उसका आकार क्या है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि उसका कुल आकार जो है 2,18,303 करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल बजट का आकार है। दूसरा प्रश्न है बिहार सरकार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का
को स्थापित किया जाएगा। तो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, अभी जस्ट हमने संस्कृति मंत्रालय के तहत जो 3 कार्य डिस्कस किए हैं, बोधगया के अंतर्गत माँ बोधि कल्चरल सेंटर की स्थापना करना, और पटना में 2 सेंटर, बुद्ध संग्रहालय और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो इसका भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पटना में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जाएगा? अभी हमने बताया कि बिहार का पहला चिड़ियाघर पटना और दूसरा चिड़ियाघर अररिया में खोलने की चर्चा बिहार सरकार के द्वारा की गई है, और अररिया के अंतर्गत रानीगंज में वर्ष 2021 तक ही इसको लक्ष्य रखा गया पूरा करने का। तो दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए कितने बजट आवंटित किए गए हैं? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने फरवरी 2021 बिहार स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर को डिस्कस किया है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए गए हैं 2021-22 के लिए, उसके साथ साथ फरवरी मंथ से संबंधित अन्य जितनी भी बिहार से संबंधित करेंट अफेयर रहा, उसे हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।